लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो, एक टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मान लीजिए, ठीक है। ये प्लेन मिरर दे रखा है, कैसा है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो जैसे स्मॉल प्लेन मिरर है जो प्लेस्ड है हॉरिजॉन्टल फेस पे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट एज शोन इन फिगर, जैसे यहाँ से लाइट निकल रही है, वो लेंस से टकरा रही है, ठीक है। तो जो लेंस से टकरा रही है तो वहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है लेंस में, एंड दैट 30% ऑफ द लाइट एमिट बाय द सोर्स गोज थ्रू द लेंस। 30% इस लेंस से जा रही है और यहाँ पे स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। और जिसमें से मास ऑफ द मिरर दे रखा है 20 ग्राम, ठीक है, जो हमने लिख रखा है। तो फाइंड द पावर ऑफ द सोर्स नीडेड टू सपोर्ट द वेट ऑफ द सपोर्ट द वेट ऑफ द मिरर, सॉरी। तो मतलब कि क्या पावर होगी जो नीड आवश्यक होगी जो सपोर्ट करे वेट ऑफ द मिरर। तो मान लो वेट क्या है मिरर का, अगर मैं मान लेता हूँ वो mg है, और g मेरे को यूज़ करनी है, g दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख लेते हैं हम, g कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वो इसको सपोर्ट कर रही है, तो वेट w किसके इक्वल हो गया mg के। अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो F इज इक्वल टू mg होगा, ठीक है। मान लो जो फोर्स फोटोन के द्वारा लग रहा है वो वेट के इक्वल है, तो वो इसको क्या कर लेगी, बैलेंस कर लेगी। तो मतलब कि वो सपोर्ट करेगी, ठीक है, फोटोन के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फोर्स कितना लग रहा है, तो मेरे को निकालना क्या है, फोर्स तो चलो ठीक है वो बात होगी, मेरे को निकालनी क्या है, पावर निकालनी है। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब देखो फोटोन किस स्पीड से जाएंगे, स्पीड ऑफ लाइट से, तो s बाई टी मेरा क्या हो जाएगा v, तो p इज इक्वल टू एफ बाई, नहीं मतलब c, स्पीड ऑफ लाइट से c, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फोर्स कितना हो गया, इट इम्प्लाइज दैट, तो ये c ऊपर जाएगा, c यहाँ आएगा, ठीक है, c। तो f किसके इक्वल हो गया, p बाई सी के। हो गया इतना, मेरे को तो पावर ही निकालनी थी, ठीक है। पावर मेरे को निकालनी है, तो मतलब वो किस से रिलेट करेगी, फोर्स से रिलेट करेगी, ठीक है। अब फोटोन मिरर के ऊपर फोर्स कितना लगा रहे हैं वो पता होना चाहिए सबसे पहले, और वो वेट से बैलेंस हो जाएगा तो पावर आ जाएगी, ठीक है। कैसे आएगी वो देखो, फोटोन से फोर्स कितना लग रहा है एफ। फोर्स होता क्या है, हमने पीछे पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 6-7 में भी, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और वो किसके इक्वल आता था, 2 टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, वही रिजल्ट यूज करो, ठीक है। यही होता था फोर्स 2 टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से देखो F इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मोमेंटम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता था, मोमेंटम को किसे लिखते थे, P H बाई लैम्डा लिखते थे। किसकी बात कर रहे हैं, फोटोन से, तो n फोटोन की भी बात करेंगे, तो n से मल्टीप्लाई, n जो है वो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड की बात कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना n फोटोन्स पर सेकेंड है, पर सेकेंड है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब मैं इसको c से मल्टीप्लाई कर दूं और c से ही डिवाइड कर दूं, कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। और लेकिन एच सी बाई लैम्डा इंटू एन क्या बन जाएगा, ये मेरा क्या बनेगा, पावर। कैसे बनेगा वो देखो, सबसे पहले हमने ई एनर्जी की बात करी थी, क्या होता था, एच न्यू होता था, और न्यू किसके इक्वल होता था, सी अपॉन लैम्डा। तो ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन, तो एच सी बाई लैम्डा को मैं ई पुट कर सकता हूँ, तो फोर्स कितना आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ एन ई बाई सी, हो गया। अब देखो
एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर क्या आता है, एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि वर्क, एनर्जी किसके, वर्क की इक्वल। लेकिन टाइम कहाँ से आएगा, ये बोला है मैंने, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, मतलब टाइम से डिवाइड है ये, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगी। तो एफ किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम ऑफ P/C। यही चीज़ मैंने ऊपर बनाई थी, ठीक है। ये 2 नहीं आया था, ये हमने पीछे रिजल्ट यूज़ किया था, उस चीज़ को ध्यान रखना। एक बार देख लेना क्वेश्चन नंबर 6 को, अगर देख सको तो। वहाँ रिफ्लेक्टिंग था, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों की वजह से आ रहा था, तो दोनों की वजह से सेम आ रहा था, दोनों को ऐड कर रहे थे, इसलिए 2 टाइम हो रहा था, ठीक है, ऐसा था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ फोर्स किसके इक्वल है, वेट के, F=mg, दैट्स विल बी इक्वल टू 2P/C। इट इम्प्लाइज, मेरे को पावर निकालनी है, mg/c/2, यही बनेगी पावर, ठीक है, यही आएगी पावर। चलिए आगे देखते हैं इसको। पावर में यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट कर दो आप, सारी वैल्यू पुट करो यहाँ से। एम कितना है, 20 ग्राम, यानी कि किलोग्राम में करो, 20 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू गिवन है 10, और सी कितना, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आप एक चीज़ छोड़ गए हो, क्या, उस चीज़ को देखो, लिख लो। हमने बात की थी कि नो एब्जॉर्प्शन इन द लेंस एंड दैट 30% ऑफ द लाइट एमिट बाय सोर्स गोज थ्रू द लेंस। जो लेंस से जा रही है वही मिरर से टकरा रही है, तो वो कितना, 30%। तो पावर किसकी है, इसको 30% भी तो निकालना पड़ेगा, इसका 30 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना बच गया, पावर आ जाएगी आपकी। यहाँ से करो कैलकुलेटर, बताओ मेरे को फाइनल आंसर। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 100 मेगावाट, ये पावर बचेगी मेरी, ठीक है। अब देखो इसमें था क्या, जो वेट है, वेट क्या होता है, mg, वो फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो मतलब जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है फोटोन, वो इक्वल होना चाहिए वेट ऑफ मिरर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा वेट ऑफ द मिरर को, यानी कि सोर्स नीडेड टू सपोर्ट, वही बतानी थी पावर। तो पावर आ गई हमारी यहाँ तक, ऐसे डिराइव करना है और फिर फाइनल इसका कैलकुलेशन करनी है डाटा पुट करके, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्या था, सिंपल सी बात थी, इसमें फोर्स निकाल लो आप। फोर्स क्या होता था, जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, 2 टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो रिजल्ट यूज़ करो और फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेना, कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक 100 वाट लाइट बल्ब है, तो आपको पावर दे रखी है 100 वाट, ठीक है। इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीरिकल चैम्बर ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखी R, स्फीरिकल चैम्बर बोला कितना है, 20 सेंटीमीटर। अज्यूम दैट 60% ऑफ द एनर्जी सप्लाई टू द बल्ब इज कन्वर्टेड इनटू लाइट। तो कितनी परसेंट, 60% कन्वर्टेड इनटू लाइट, ठीक है। तो देखो पावर कितनी है, 100 वाट, तो एनर्जी जो है सप्लाई हो रही है बल्ब को हर सेकंड में कितनी हो रही है, वो बताओ पहले तो। लिखो, एनर्जी सप्लाइड टू द बल्ब इन ईच सेकेंड, कितनी हो रही है, 100 जूल, ठीक है, ईच सेकेंड में। लेकिन तो वो लाइट में कितनी कन्वर्ट हो रही है, वो बता दो, कन्वर्टेड इनटू लाइट। हर सेकंड में कितनी लाइट में कन्वर्ट हो रही है,
60% ऑफ दैट, किसका, ऊपर वाले का 60%। तो 60% निकालो कितना होगा इसका, 60% कन्वर्ट हो रही है लाइट में, तो 60/100 इंटू 100 कितना आ गया, 60 जूल। यही बना। चलिए यहाँ तक हो गया। आगे देखो क्या कह रहा है, इनटू द लाइट एंड दैट द सरफेस ऑफ द चैम्बर इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। क्या है, सरफेस ऑफ द चैम्बर इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लाइट ऑन द सरफेस ऑफ द चैम्बर। आपको निकालना प्रेशर, क्या निकालना, प्रेशर निकालना है, प्रेशर आपको निकालना है। क्या होता है प्रेशर, प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। अब देखो फोर्स क्या होता है, एफ किसके इक्वल आया था, अगर हमने किया था एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल था, ई बाई सी के, यही था, ई बाई सी के। तो ई कितनी देर की है, 60 जूल। इसके लिए कितना प्रेशर है, तो 60/c कितना, 3 × 10⁸ करो कैलकुलेट, कितना बचेगा यहाँ से, 3×2 = 6, 20/10, यहाँ से बचेगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। F इज इक्वल टू ई बाई सी कैसे आया पता है, ई क्या है, एनर्जी, एफ क्या है, फोर्स, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। कमेंट में बताना कहाँ से आया, अगर नहीं पता चले तो पूछ लेना। तो आपके पास फोर्स आ गया, प्रेशर निकाल सकते हो आप। तो प्रेशर क्या होगा देखो, प्रेशर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितना आया है, 2 × 10⁻⁻7, एरिया कितना 4πr², पाई कितना है 3.14, आर का स्केयर करो मतलब 0.2 का स्केयर कर दो। कैलकुलेट करके मेरे को फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद प्रेशर आएगा मेरा 4 × 10⁻⁻7, ये आएगा मेरा, क्या आएगा, प्रेशर। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये बताना है 4F इज इक्वल टू ई बाई सी कैसे आया, बता दोगे या बताऊं। चलिए आप कहाँ से उठाना इस चीज़ को, चलो खुद से कर लेना एक बार, पावर से उठा लेना इस चीज़ को। देखो क्या होता है, बता ही देता हूँ आपको, कहीं माइंड में कंफ्यूज रहो इस चीज़ में। पीछे ही बताया मैंने जहाँ तक मेरे को ध्यान है। पावर क्या होता है, पावर, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो F × c। ठीक है, तो फोर्स किसके इक्वल आ गया, P/c। P हमारा पावर है, ठीक है, पावर है। अगर वो पावर बोल ले, हमने क्या किया है, हमने एनर्जी की बात की है, क्यों की है, एनर्जी कन्वर्ट इन ईच सेकेंड। तो ईच सेकेंड में बात कर रहे थे ना, ऊपर देखो इन ईच सेकेंड, तो वो एक तरह से पावर ही थी, तो इसलिए हम वो यहाँ यूज़ कर रहे हैं ई, एनर्जी पर सेकेंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे ई, जो हमने पुट किया है। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, दिख रहा है सही। देखो स्पीयर दे रखा है ऑफ रेडियस, स्पीयर दे रखा है, उसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो आर दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर।
1 सेंटीमीटर दे रखा है, इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ लार्ज अपर्चर, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, मतलब आई दे रखी है 0.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आई दे रखा है, आई लिख लो फिर इंटेंसिटी 0.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आई दे रखा है इंटेंसिटी। उसके बाद आगे क्या बोला है, इफ द स्पीयर कंप्लीटली एब्जॉर्ब द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, अगर वो कंप्लीटली उसको एब्जॉर्ब करता है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम ऑन द स्पीयर, कितना फोर्स लगाया है वो बताओ, ठीक है, आपको बताना क्या है, फोर्स बताना है। तो चलिए फोर्स की बात करते हैं। आपको इंटेंसिटी गिवन है, हमें क्या बताना, फोर्स बताना है, इंटेंसिटी से लेके चलते हैं। इंटेंसिटी क्या है, वाट में क्या होती है, पावर, पावर पर यूनिट एरिया, यही होगी इंटेंसिटी। चलिए यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से अगर मैं पावर की बात करूँ तो पावर कितना हो गया, P इज इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है, आई इंटू ए हो गया। अब यहाँ से देखो पावर को क्या लिख सकता हूँ मैं, पीछे ही ड्राइव किया, P इज इक्वल टू एफ सी था, पावर क्या था, वर्क अपॉन टाइम, वर्क को क्या लिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सी बन गया था, तो पावर किसके इक्वल हो गया, एफ सी के। तो आइए यहाँ से हमें क्या बताना है, फोर्स बताना था, आई ए बाई सी, ठीक है, यही बनेगा, हमें फोर्स बताना था। अब देखो वो क्या कह रहा है, जो स्फीयर है कंप्लीटली एब्जॉर्ब द रेडिएशन, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है स्फीयर, तो वो एक किसकी तरह दिखेगा, सर्कल की तरह, तो वो सारी एब्जॉर्ब करेगा, सर्कल की तरह दिखेगा। तो एरिया किसका लगाना है, सर्कल का, तो इंटेंसिटी कितनी है 0.5, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई कितना होगा 3.14, ठीक है, आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 है, पुट कर लो, और सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ हो गया। इसको कैलकुलेट करके मेरे को फाइनल आंसर बता दो। ऊपर को कैलकुलेट किया तो ये बन गया मेरा 1.57 प्लस का ऊपर जाके माइनस का 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 3, 3 से डिवाइड करके मेरे को बताओ कितना बनेगा। इसको लिख लेते हैं 5.23 इंटू 10⁻⁹ इतना न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स देखो एफ किसके इक्वल था, आई ए, आई एरिया को लिख लिया था मैंने पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई सी, ये पुट किया है, ठीक है। तो ये मेरा फोर्स आ गया, ऊपर कैलकुलेट मैंने कर दिया है, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10। था कुछ इसमें मुश्किल, ऐसा लगा हो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो इसमें कुछ चीज़ें, जहाँ से कुछ भी समझ नहीं आए, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछो भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सेम यही रिजल्ट आएगा फोर्स, ठीक है। बता देता हूँ कैसे। Consider the situation described in the previous problem. Show that the force on the sphere due to the light falling on it is the same even if the sphere is not perfectly absorbing. शो करना, यही रिजल्ट आएगा। तो देखो एक स्फीयर है मेरे पास, ठीक है, थोड़ा मान लो ये स्फीयर है मेरे पास, यहाँ पे कुछ रेडिएशन आ रही है, तो स्फीयर की तरह नहीं, एक सर्कल की तरह लगेगा, इसके ऊपर रेडिएशन आ रही है, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर रेडिएशन आई, ये रेडिएशन एक सेंटर से भी आएगी, मान लो सेंटर पे यहाँ पे कोई रेडिएशन आ रही है, सेंटर पे यहाँ से, ठीक है, रेडिएशन आई सेंटर से, तो कुछ रेडिएशन इसकी इस पे आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी,
तो मान लो यहाँ से कोई रेडिएशन आई, इसके साथ रेडिएशन ने कुछ एंगल बना लिया थीटा, तो ये क्या बनाएगी, यहाँ से एक ऐसे पोर्शन बनेगा, कटेगा, सर्कल टाइप में जाएगा। मान लो यहाँ पे कुछ आगे रेडिएशन आई तो एंगल चेंज हुआ, ठीक है, यहाँ से कुछ ये पार्ट बन गया, ठीक है। अब देखो इस पे क्या हो रहा है, पिछले में था सारा एब्जॉर्ब कर रही थी, यहाँ पे एब्जॉर्बिंग नहीं है, ठीक है, एब्जॉर्बिंग नहीं है तो सारी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अब मान लो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है मेरी, यहाँ पे रेडिएशन आई, वो रिफ्लेक्ट होगी किधर, बाहर की तरफ, मतलब बाहर होगी ऐसे, यहाँ पे आई वो भी बाहर रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, ठीक है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। हमें निकालना क्या है, हमें फोर्स निकालना है। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। फोर्स ऑन द स्फीयर ड्यू टू द लाइट फॉलिंग ऑन इट इज द सेम इवन इफ द स्फीयर इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, इज नॉट एब्जॉर्बिंग, तो हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। तो फोर्स देखो होता क्या है, आपने पीछे ही किया है, फोर्स किसके इक्वल आया है, ऊपर देखो क्या आएगा, यही आएगा, सेम आंसर तो यही आएगा, लेकिन इस आंसर तक मेरे को पहुंचना है। तो फोर्स हमारा क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम। पर ध्यान रखो चेंज इन मोमेंटम तो होता है, क्या होता है, टू टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है। एक के लिए निकालोगे, दूसरे के लिए आया था इनिशियल और फाइनल, हम लेते थे तो टू टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम लेते थे, तो इसको ध्यान रखना, टू टाइम होता है, वही रिजल्ट यूज़ करना 6 वाला, टू टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब आपको चाहिए चेंज इन मोमेंटम कितना आया है। मोमेंटम को किससे लिखते हैं, पी से, मैं पी से मोमेंटम को लिख लेता हूँ, पी मोमेंटम, ये मोमेंटम है, ध्यान रखना, पी इज द मोमेंटम, स्मॉल पी ले लेता हूँ मोमेंटम को, ठीक है। अब मोमेंटम क्या होगा, तो हमारा मोमेंटम होगा ई बाई सी, हो सकता है ई बाई सी। मान ले ये चेंज इन मोमेंटम है, तो चेंज इन एनर्जी होगा चेंज इन ई बाई सी, यही होगा। और इसका क्या किया, टू टाइम किया है, क्यों हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, तो टू टाइम ऑफ चेंज इन एनर्जी डेल ई बाई सी इंटू कोस थीटा, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम आ गया। लेकिन चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डीपी बाई डी टी होता है। अब एनर्जी जो लिखी है हमने, एनर्जी, तो उसको लिखते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, इंटेंसिटी में, मोमेंटम आपने यहाँ वैसे नॉर्मल बात कर ली, तो अब ये जो एनर्जी लिखी है, ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, एनर्जी को लिखते हैं पहले। अब देखो इंटेंसिटी क्या थी, इंटेंसिटी क्या थी, पावर पर यूनिट एरिया होती थी। पावर क्या था, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या है, वर्क ही तो हमारी एनर्जी है, ए इंटू टी। तो यहाँ से अगर मैं इस एनर्जी की बात करूँ, ये वर्क की बात करूँ, तो आई ए टी ये होगा, होगा। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, चेंज इन एनर्जी चाहिए। हम एक पार्ट ले लेते हैं, स्मॉल पार्ट के लिए कंटिन्यूस सिस्टम है, स्मॉल पार्ट के लिए निकाल लेते हैं, फिर उसका इंटीग्रेट कर देंगे, ये कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, कई जगह सिंपल बता रखा, आपका आंसर पता क्या आएगा, यही आएगा सेम, ठीक है। शो करना है बस आपको, डिराइव करके दिखाना है ये रिजल्ट। तो यहाँ से ऊपर वाला रिजल्ट को देखो, चेंज इन मोमेंटम ये है, कहाँ पुट होगा, ये यहाँ पुट होगा, तो फोर्स किसके इक्वल आ गया, टू टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एनर्जी सी कोस थीटा। अब यहाँ से देखो चेंज इन एनर्जी कितना है, चेंज इन एनर्जी की वैल्यू क्या है, चेंज इन एनर्जी की वैल्यू यहाँ से देखो, इंटेंसिटी, चेंज इन टाइम और चेंज इन एरिया। एरिया चेंज हो रहा है, किससे डिपेंड कर रहा है, एंगल के साथ डिपेंड कर रहा है, एरिया का चेंज किसके साथ, एंगल के साथ, तो कोस के थीटा आएगा। तो यहाँ से लिखो 2/c
आई डेल टी चेंज इन एरिया कोस स्क्वायर थीटा और बन गया कोस स्क्वायर थीटा ही बनेगा क्योंकि चेंज इन एनर्जी एंगल के साथ है तो एक ही कोस थीटा था ही। हो गया, फोर्स आ गया आपके पास इतना। अब देखो हमें तो निकालना फोर्स ही है लेकिन हमें कंप्लीट पे निकालना है, ठीक है। तो अब देखो तो फोर्स हर एक पार्ट पे फोर्स सेम है, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे कितना फोर्स लगेगा, एंगल के साथ। तो एफ कोस थीटा निकालेंगे हम यहाँ से। तो एफ ये क्या है, डेल पी बाई डेल टी है, डेल पी बाई डेल टी। सॉरी ये मोमेंटम था, मोमेंटम था ना, मोमेंटम में पुट किया था हमने, ठीक है। मोमेंटम के साथ जब ये डेल टी आया है ना, इसको यहाँ से हटा के जब हम यहाँ पे लेके गए हैं ना, डेल पी बाई डेल टी, तो ये बना है मेरा फोर्स, ठीक है। अब बना है फोर्स जब इसको रिप्लेस किया हमने यहाँ पे, ठीक है, ये फोर्स बन गया। तो इसलिए 2 टाइम फिर आएगा ये चेंज इन मोमेंटम, 2 टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो मैंने यहाँ भी थोड़ा गलत कर दिया क्या, नहीं ठीक है, चेंज इन मोमेंटम 2 टाइम, ठीक है। देख लेना आप थोड़ा, चाहे रहने देना, चेंज इन मोमेंटम होगा तो आप वहाँ से निकालोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है, रहने देना, ठीक है, ठीक है। फोर्स आ गया चेंज इन मोमेंटम डेल पी बाई डेल टी, फोर्स आ गया ये। तो फोर्स ये मोमेंटम किसका एंगल के साथ होगा, तो कोस थीटा से और मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स हमारा फाइनल कितना आ जाएगा यहाँ से, चेंज इन फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ से, चेंज इन फोर्स आएगा हमारे पास 2 बाई सी आई डेल्टा टी, तो वहाँ हो गया, छोड़ो इसको। चेंज इन एरिया, एरिया ऑफ रिंग, यहाँ पे क्या बन रही है, एक रिंग बन रही है, ये देखो ये रिंग बन रही है, दिखेगी तो स्फीयर में जब काउंट करेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। हो गया, क्या बच गया, यहाँ से कितना बचेगा, कोस क्यूब थीटा, यही आएगा। क्यों, क्योंकि देखो हम बात कर रहे हैं चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो कोस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई आएगा तो कोस क्यूब थीटा बन जाएगा, तो यहाँ कोस क्यूब थीटा आ जाएगा, ठीक है। फाइनल स्टेप होगा फिर इसका इंटीग्रेशन। तो एफ जब है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई सी आई 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा कोस क्यूब थीटा। यहाँ से इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो आपके पास फाइनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन मैं मान रहा हूँ आप खुद सोल्व कर लोगे क्योंकि मेरे को नहीं लगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़, डेरिवेशन टाइप, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से करवा देता हूँ, तो आप थोड़ा देख लेना इस चीज़ को। अगर कहते हो कि और थोड़ा इसको इलेबोरेट करो और अच्छे से बताओ तो वो भी कर लेंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद आपका आएगा आई पाई आर स्क्वायर बाई सी, जो मेरा आंसर आया था क्वेश्चन नंबर 10 में, तो वही फोर्स आएगा, ठीक है। जब आपको बोल दिया शो करना तो एक स्टेटमेंट बोल दी, मतलब कि वो उसके नियरली सेम ही होगी, मतलब कि सेम ही आएगा रिजल्ट, ठीक है। बस ये आपको थोड़ा प्रूव करना था। मैं मानता हूँ आप प्रूव वाले क्वेश्चन को थोड़ा बैक फुट पे रखो तो ठीक है। आप बाकी न्यूमेरिकल टाइप देख लेना, एक ये 11वां, एक क्वेश्चन नंबर 12वां भी है, थोड़ा प्रूव ही करना है, शो ही करना है, ठीक है। वो फिर भी थोड़ा इससे ईजी पड़ता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा कम क्लियर हुआ होगा चीज़ें, ठीक है। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको भी लगे कि नहीं ये क्वेश्चन अच्छे से करवाना चाहिए तो मैं करवा दूंगा, आप बोल देना बस एक बार कमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है शो करो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ फोटोन टू बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब अ फ्री इलेक्ट्रॉन।
एब्जॉर्ब बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाए। मान लेते हैं ये मेरा एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फोटोन आ रहा है, यहाँ से कोई फोटोन आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एनर्जी की बात करूँ फोटोन पे तो क्या होगी, पीसी मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट पीसी, और इसके पास रेस्ट मास, ठीक है, एंड इस पे कितनी होगी एनर्जी रेस्ट, जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या होगी एम नॉट सी स्केयर, ठीक है। तो हम देखो जब ये कोलिजन होगा तो ये कह रहा है कि शो करो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ फोटोन टू बी कम्प्लीटली एब्जॉर्व, फ्री इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन ये फोटोन को कम्प्लीटली एब्जॉर्व कर ले। अगर उसको एब्जॉर्व कर लिया, हम्म, तो हमारा जो है कंजर्वेशन फिक्स होगा, मतलब इसकी जो इनिशियल एनर्जी है कंबाइन के कारण, तो वही फाइनल पे होगी, होनी चाहिए। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं आती, मतलब जीरो के इक्वल नहीं आता, तो हम कह सकते हैं एनर्जी इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई करो। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, अप्लाई करते हैं। इसके लिए स्टेटमेंट देखते हैं क्या होगी, पीसी मोमेंटम को पी से लिखा पीसी प्लस एम नोट सी स्केयर, तो ये किसके इक्वल आ गई, स्केयर रूट ऑफ पी स्केयर सी स्केयर प्लस एम नोट का स्केयर सी की पावर 4 होगी। स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा पी सी प्लस एम नोट सी का स्केयर, ये किसका इक्वल आएगा पी स्केयर सी स्केयर प्लस एम नोट का स्केयर सी की पावर 4। अब आपको पता है ए प्लस बी का स्केयर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा टर्म आती है ना इसमें, 2 टाइम ऑफ ए बी। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को देखो, दोनों में इसका स्केयर यहाँ से आ जाएगा, इसका स्केयर यहाँ से आ जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म भी तो आएगी, वो इसमें नहीं है। तो ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, एक से एक वाली एक से, तो एक टर्म बचेगी 2 टाइम ऑफ पी सी, पी मोमेंटम है इंटू एम नोट सी स्केयर, ये एक टर्म बचेगी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। मानते हो ये चीज़ 0 के इक्वल होगी, कैसे देखो, पी मोमेंटम है, सी स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि हम कह सकते हैं ये 0 के इक्वल होगी, सी नॉट इक्वल टू 0, स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती, तो एम भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, तो जो वैनिश होगी एनर्जी ऑफ फोटोन कह रहे हैं जो हम ऑब्जर्व कर लेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, चलो आप लिख लेना, मैं बोल देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, दिस गिव्स, ये जो दे रहा था क्या कह रहा था, वैनिशिंग जो एनर्जी है फोटोन की, वैनिशिंग एनर्जी ऑफ फोटोन बोल रहा था, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब कि अगर वो चीज़ उसको कोलिजन के बाद इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, कोलिजन के बाद वो चीज़ नहीं हो रही, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये फोटोन की एनर्जी कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगी, तो दोनों सेम होनी चाहिए, नहीं नहीं कुछ फ़र्क आया है तो इसलिए नहीं होगी, ठीक है। चलिए यही थे 2 क्वेश्चन थे, बस थोड़ा इनमें प्रूफ था, ठीक है। बाकी आगे जो क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है, एक थोड़ा क्वेश्चन नंबर 13 है, वो नहीं कुछ नहीं है, सिंपल है बस। अब आपको सिंपल जो रिलेशन है 2-3 उन्हीं का यूज़ करना है और बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस ये 11th और 12th क्वेश्चन था, ये थोड़े शो करने थे, करना चाहो तो कर सकते हो इनको, ठीक है। प्रूव करना है, प्रूव आते नहीं, डायरेक्ट स्टेटमेंट आती है, ठीक है। रिजल्ट थोड़े ध्यान रखना बस, इनसे जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, जिस स्टेटमेंट में जो बोल रहे हैं मेन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में जो चीज़ कह रखी है ना वो इंपॉर्टेंट है बस। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन 13।
क्वेश्चन 13 में क्या है, 2 न्यूट्रॉन पार्टिकल आर केप्ट 1 मीटर अपार्ट, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, डी कितनी है 1 मीटर। ठीक है, suppose by some mechanism some charge is transferred from one particle to the other and electric potential energy lowest is completely converted into photon, calculate the longest and the smallest next smaller wavelength of the photon। ठीक है, longest और smallest wavelength of photon निकालनी है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख लेता हूँ यू से, या ई जो से जिससे आप लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यू किसके इक्वल होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर। 1/4πε0 को मैं के लिख सकता हूँ, Q1 Q2 अगर इक्वल है तो क्या स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर, ये बन गया। आर मतलब हमारा डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1 मीटर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, डायरेक्ट पुट करें तो के क्या स्क्वायर हो गया, बन गया ये रिजल्ट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इसमें लैम्डा निकालना आपको। ठीक है, और फोटोन के बारे में बात की है इसमें, इसमें बोला है लोस्ट इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू अ फोटोन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है लोस्ट वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो रही है फोटोन में, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले एनर्जी निकाल लेते हैं फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन के पास एनर्जी की बात करें, फोटोन की एनर्जी है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी मैं ई से लिख लेता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने। और न्यू किसके इक्वल होता है सी अपॉन लेमडा, तो एच सी बाई लेमडा। अब दोनों एनर्जी को मैं कंपेयर करता हूँ, क्या आएगा एच सी बाई लेमडा दैट्स विल बी इक्वल टू के क्या उसके, यही बनेगा। मेरे को निकालना क्या है, लेमडा निकालना है, तो इट इम्प्लाइज दैट लेमडा विल बी इक्वल टू एच सी बाई के क्या उसके, यही बनेगा। अब दो पार्ट बना रखे, लॉन्गेस्ट और स्मॉलर, तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं जिसमें हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 13 लॉन्गेस्ट, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड द नेक्स्ट स्मॉलर वेवलेंथ ऑफ द फोटोन पॉसिबल। तो फर्स्ट निकालते हैं लैम्डा लॉन्गेस्ट। तो सबसे देखो लैम्डा मिनिमम होगा या मैक्सिमम, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है तो क्यू पे, अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होगी, अगर ये कम है तो ये ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यू पे ही डिपेंड करेगा। एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, सब चीज़ कांस्टेंट होगी, सिर्फ चार्ज रह गया तो चार्ज पे डिपेंड करेगा हमारा। ठीक है, तो लैम्डा लॉन्गेस्ट की बात करता हूँ मैं, मतलब कि क्यू कम होना चाहिए, लैम्डा लॉन्गेस्ट दैट्स विल बी इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी होगी 6 पॉइंट प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, चार्ज बताओ अब कितना होगा, फर्स्ट की बात कर रहे हैं क्या होगा स्केयर, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और क्यू का स्केयर बोला इसने, तो क्यू का स्केयर कितना हो जाएगा 1.6 का स्केयर इंटू 10⁻38, 19 दूनी 38 हो गया। तो लैम्डा लॉन्गेस्ट कितना आ गया, कैलकुलेट करके मेरे को फटाफट बता दो, सिंपल कैलकुलेशन रहेगी अब तो। ऊपर वाले से तो ये होगा 19.89 10⁻3, नीचे कितना बचेगा 9 इंटू 1.6 का स्केयर, इसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर बता दो मेरे को। ये आ जाएगा मेरा नियरली 863 मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आपने कर रखा है आपने, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट हमने कर रखी है पूरी, मैग्नेटोस्टैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने करा था, वहाँ रिलेशन था ये। ठीक है, और यहाँ ई इज इक्वल टू एच न्यू है, आपको रिलेशन पता, दोनों रिलेशन का कंपेयर करके लैम्डा लॉन्गेस्ट निकालनी है। अब देखो क्यू अगर कम है तो लैम्डा मैक्सिमम, अगर क्यू ज़्यादा हो जाए तो लैम्डा क्या होएगा कम आएगा। तो अब सेकंड हमने निकालना क्या है, लैम्डा स्मॉलेस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट ये निकालना है।
तो क्यू टोटल कितना होगा यहाँ पे, सेकंड के निकालने हैं तो क्यू टोटल हो जाएगा 2Q के, 2Q मतलब इसका स्केयर करेंगे तो मतलब 4 आएगा। यहाँ पे देखो 2Q पुट करते हैं यहाँ पे सिर्फ, और तो कुछ कांस्टेंट है सब वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 4, और क्यू की वैल्यू तो सेम रहेगी, चार्ज तो सेम रहेगा, तो हमारा लैम्डा स्मॉलेस्ट कितना आ जाएगा, जो वैल्यू आई थी 863 को 4 से डिवाइड कर दो। इतने मीटर के आसपास आएगा, ठीक है, कर लेना डिवाइड। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 19। सिंपल है, कुछ भी नहीं था, हमें बोल रहा था क्वेश्चन में सिर्फ दो चीज़ के बारे में, सम मैकेनिज्म, सम चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अदर एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट जो हुई है वो कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू फोटोन। फोटोन के पास एनर्जी कितनी होगी वो निकाल लेंगे, ई और इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब यहाँ पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन यूज़ कर लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। बस ये रिलेशन था मेन, उसके बाद तो वैल्यू पुट करनी है आप खुद से कर सकते हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तक रखते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में पूछ लेना। 11वां और 12वां क्वेश्चन में थोड़ी कमी रही होगी और ज़्यादातर 11वां क्वेश्चन में रही होगी, 12वां भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 11वें क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पे शो करना था, ठीक है, दिखाना था, स्टेटमेंट जो बोल ली है उसने उस चीज़ को प्रूव करना था। ठीक है, वो आप खुद कर लेना ट्राई, लेकिन मैंने जहाँ तक समझाया है वहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो उसमें तो कमेंट में पूछ लेना। लगभग कंप्लीट करवा दिया, एक दो चीज़ें डायरेक्ट यूज़ की है मैंने। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।